हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेप स्टार्टर्स 58 का प्रॉब्लम इक्विवेलेंट नंबर्स। नाउ दिस वीडियो में बी बिट लॉन्ग बट बिकॉज इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ऑल्सो नॉट ओनली द कंसेप्ट पार्ट, इसको कैसे एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना है वो भी इसमें डिस्कस करना ज़रूरी है। सो बी पेशेंस एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, यू विल गेट इट कम्प्लीटली। As always, let's start by understanding the question. Equivalent numbers. Chef calls a pair of integers a comma b equivalent if there exists some positive integer x and y such that a की पावर x equal to b की पावर y। ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ जो है वो किसी भी पेयर a comma b को इक्विवेलेंट कहेगा अगर there exist some positive integers x and y such that a की पावर x is equal to b की पावर y। ठीक है, गिवन a and b डिटरमाइन वेदर द पेयर इज इक्विवेलेंट और नॉट। तो हमें इनपुट में a और b दिया गया है, तो हमें बताना है कि क्या वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। मतलब कि कैन देयर बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y सच दैट a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है। इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर्स a एंड b दिए गए हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, हमें यस या नो प्रिंट करना है। अगर इक्विवेलेंट है तो यस, वरना नो। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें क्या बोला गया है कि हमें इनपुट में ए और बी दिए गए हैं और हमें बताना है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई, अगर ऐसा पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है बिकॉज ए कोमा बी इक्विवेलेंट पेयर है, वरना नो प्रिंट करना है। अब एक बात समझो, जब हम कोई भी यहाँ पे पावर लगाएंगे तो उससे बेसिकली होगा क्या, ए की पावर एक्स मीन्स ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एक्स टाइम्स। तो बेसिकली ए के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी पावर बढ़ेगी। सपोज ए में 2 की पावर 3 एक प्राइम फैक्टर है जो कि 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब कि 2 की पावर 3 है और बाकी भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं ए की पावर एक्स करूंगा तो जो 2 की पावर 3 होगा वो ए की पावर एक्स में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3x। फॉर एग्जाम्पल a जो है उसमें 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब एक 2 की पावर 3 फैक्टर है। अगर मैं a की पावर x लूंगा तो यही फैक्टर 2 की पावर 3x हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेट a बी इक्वल टू p1 की पावर q1, मतलब कि कोई एक प्राइम फैक्टर है जो कि q1 टाइम्स आ रहा है, p2 की पावर q2, p3 की पावर q3 एंड सो ऑन। बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक कि वहां पे 3 प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर इनको कभी भी इक्वल करना होगा तो इनमें जो प्राइम फैक्टर्स है वही प्राइम फैक्टर्स इसमें होने चाहिए। ऑब्वियस बात है, फिर हम पावर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट प्राइम फैक्टर्स तो वो होने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या कि वो और ज्यादा डिविजिबल नहीं हो सकते। अब ए में प्राइम फैक्टर 7 है लेकिन बी में वो नहीं है, तो आप कितनी भी पावर बढ़ा लो ए या बी की, वो 7 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, सो इफ वी वांट टू मेक देम इक्विवेलेंट, बी ऑल्सो शुड बी सम p1 की पावर q4, p2 की पावर q5 एंड p3 की पावर q6। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली नो प्रिंट कर देंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स तो कॉमन होने चाहिए। अब बात करते हैं कि पावर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता है तो a की पावर x क्या हो जाएगा, p1 की पावर q1x, p2 की पावर q2x एंड p3 की पावर q3x। b की पावर y क्या हो जाएगा, p1 की पावर q4y, p2 की पावर q5y, p3 की पावर q6y। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो p1 की पावर q1x इज इक्वल टू p1 की पावर q4y। ऑल्सो p2 की पावर q2x इज इक्वल टू p2 की पावर q5y। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स तो कॉमन होने ही चाहिए, लेकिन पावर्स का क्या रिलेशन होना चाहिए, q1 बाई q4 जो होगा वही q2 बाई q5 होना चाहिए, वही q3 बाई q6 होना चाहिए। मतलब कि q1x अगर q4y के बराबर है तो q1 अपॉन q4 मस्ट बी इक्वल टू y बाई एक्स। सिमिलरली
q2x अपॉन q2x is equal to q5y. So q2 by q5 should be equal to y by x. This means that q1 by q4 must be equal to q2 by q5. ये तो वेरिएबल्स के टर्म में हो गया. सिंपल एग्जांपल लेके देख ले. तो अगर मेरा a है 2 की पावर 2 3 की पावर 4, तो b में 2 की पावर अगर 4 है मतलब कि इससे डबल है, तो 3 की भी पावर डबल होनी चाहिए, 3 की पावर 8. तभी कोई पॉजिटिव इंटीजर x एंड y एग्जिस्ट करेंगे. कैसे? अब ये a है तो a की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 8 विच इज इक्वल टू b. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, 4 बाई 8 इज 1 बाई 2. जो ये जो फ्रैक्शन है वो सेम है, मतलब कि q1 बाई q4 इज इक्वल टू q2 बाई q5. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है. अब मान लो इसकी जगह पे यहाँ पे ये जो है वो 12 होता, मतलब कि ये तो डबल है लेकिन ये 3 टाइम्स है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 8 हो गया. अब ये इक्वल नहीं है. अब 3 को अगर मैं 3 की पावर को इक्वल करने जाऊंगा तो 2 की पावर डिस्टर्ब हो जाएगी. सो व्हाट द कंक्लूजन इज कि पहले तो a और b में प्राइम फैक्टर सेम होने चाहिए, और उनकी जो पावर्स है मतलब कि उनका जो फैक्टर है बाय द पावर विच दे अकर इन a एंड b. तो अगर a से b में कोई एक पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर 3 टाइम्स है तो बाकी सारे प्राइम फैक्टर भी 3 टाइम्स ही होने चाहिए. अगर एक प्राइम फैक्टर 5 टाइम्स है तो बाकी भी 5 टाइम्स होने चाहिए. अगर ये फ्रैक्शन 2/5 है तो वो सबके लिए 2/5 होना चाहिए. सपोज ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे? इसको a की पावर 5 लेंगे और b की पावर 2 लेंगे. ये भी 2/5 है और 4/10 भी 2/5 है, मतलब कि कोई x और y एग्जिस्ट करेंगे. कैसे? a की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, 3 की पावर 20. b की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, 3 की पावर 20. ये दोनों इक्वल हो गए. ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर 5 एंड 2. ठीक है. सो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि हमें उनको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. पहले तो सारे प्राइम फैक्टर सेम होने चाहिए. दूसरा, प्राइम फैक्टर्स का जो फ्रैक्शन है, मतलब कि एक प्राइम फैक्टर a और b में जिस फ्रैक्शन में अकर कर रहा है उसी, या तो फिर जिस रेशियो में, उसी रेशियो में बाकी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे. ठीक है. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम इनका एलसीएम यहां पे ले रहे हैं. आप समझो 2 और 5, अगर मुझे इसको इक्वल करना है 2 की पावर को, तो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं. 5 और 2 का एलसीएम 10 है. 10 लाने के लिए यहां पे a की पावर 5 करना पड़ेगा, यहां पे b की पावर 2 करना पड़ेगा. सो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10. सिमिलरली इनका एलसीएम 20 आ जाएगा. ठीक है. ओके. अब ये भी हमें क्लियर हो गया है कि हमें एलसीएम निकालना है और सभी फैक्टर्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. ओके. अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन पे. तो अब डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA. The students who were previously enrolled are already working at top companies of India like Unacademy, Zomato, etc. Also बेस्ट पार्ट ये है दैट यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. सो मेक श्योर यू चेक आउट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, हमने क्या फाइनली डिसाइड किया था कि ए और बी में जो जो प्राइम फैक्टर्स है वो सेम होने चाहिए और उनकी जो पावर्स है वो एक पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर जो है ए और बी में, सपोज 2, तो 2 की पावर समथिंग इन ए एंड 2 की पावर समथिंग इन बी. अब वो जो पावर्स का रेशियो है फॉर अ पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर 2, वो सेम रेशियो होना चाहिए बाकी फैक्टर्स के लिए भी. आई होप वो क्लियर है. हमने कंसेप्ट में डिटेल में डिस्कस किया था. तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखो, एक इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका क्या हो सकता है कि हम ए और बी के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स देखें. फॉर एग्जाम्पल, हम क्योंकि ए और बी की रेंज 10 की पावर 6 तक है,
तो हम 10 की पावर 6 तक के सारे प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं और स्टोर कर देते हैं। नाउ वो निकालने में टाइम नहीं लगेगा, वो CO फिरेंथोसिस से n log n में हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि बाद में हर एक टेस्ट केस के लिए हम अगर सभी प्राइम फैक्टर्स की पावर निकालेंगे और उन सभी की पावर्स का रेशियो निकालेंगे और सबको मैच करेंगे, तो 10 की पावर 5 टेस्ट केसेस है, 10 की पावर 6 तक नंबर जा रहे हैं, मतलब उस रेंज के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। तो उस रेंज के प्राइम फैक्टर्स फिर हम निकाले, फिर उनका रेशियो निकाले, तो हो सकता है टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए। उससे बेटर ऑप्शन क्या है? A और B हमारे पास है, उन दोनों के स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को हम एक स्टेप में निकाल सकते हैं। कैसे? इनिशियली हम 10 की पावर 6 तक के नंबर्स के लिए सभी के लिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो स्टोर कर लेंगे। अभी देखते हैं कैसे एफिशिएंटली। एक बार वो स्टोर कर लिया, फिर हमें A और B के लिए एक ही स्टेप में मिल जाएगा कि उन दोनों का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। अगर उन दोनों का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली नो प्रिंट कर देंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो दोनों में सेम होने चाहिए। नाउ एक बार प्राइम फैक्टर दोनों के निकल गए, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, लेट्स सपोज 5 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इन A एज वेल एज B, तो हम देखेंगे कि A में 5 की पावर क्या है, फिर देखेंगे B में 5 की पावर क्या है। ठीक है, फिर जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा था, हम उनकी पावर्स को उन पावर्स की LCM तक ले जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ अभी इतना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे 10 की पावर 6 तक सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, स्टोर करने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक एरे ले सकता हूं, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 10 की पावर 6 प्लस 1, क्योंकि ये 0 इंडेक्स होता है, सो 0 से लेकर 10 की पावर 6 तक जाएगा। सबसे पहले तो फॉर I इक्वल टू 1 to 10 की पावर 6 स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ I इक्वल्स टू I। ये मैंने क्यों किया? पहले मैंने क्या बोला कि लेट सपोज सभी का स्मॉलेस्ट फैक्टर वो खुद ही है, वो खुद ही प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो अब जैसे 7 है तो उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद होगा। अब हमें क्या करना है, हमें सभी प्राइम फैक्टर्स में इटरेट करना है। तो हम I इक्वल टू 2 से लेके 10 की पावर 6 तक जाएंगे। ठीक है, अब अगर अभी तक स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ I ही है, अभी तक का क्या मतलब, क्योंकि अभी वो चेंज भी हो सकता है, हम कोड देखेंगे। अभी तक अगर I का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर I ही है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। जैसे 7 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद ही है, 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद ही है। तो हम J इक्वल टू I स्क्वायर से लेके J लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 तक जाएंगे और J प्लस I करेंगे हर बार। और अगर स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ J अभी भी J ही है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ J को I कर देंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे इनर फोर लूप में क्या हो रहा है, I स्क्वायर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार J प्लस I कर रहे हैं। इसका मतलब वो सारे I के फैक्टर्स ही होंगे। अगर अभी भी स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ J के बराबर है, इसका मतलब अभी तक कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं आया है जो कि J को डिवाइड कर रहा हो। बट J जो है वो I का मल्टीपल है और I जो है वो प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब I इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ J। ठीक है, तो इससे हमें 1 से लेकर 10 की पावर 6 तक के सभी के प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनिशियली हमने क्या स्टोर किया, इसमें नंबर्स को खुद को ही स्टोर कर दिया। अब 2 से स्टार्ट करो और J इक्वल टू I स्क्वायर, मतलब 4 से I मेरा 2 पे है तो J क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। अब ये इंडेक्स है, ठीक है, और ये वैल्यूज है जो स्टोर्ड है। अब I इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया और J इक्वल टू I स्क्वायर से, सो I स्क्वायर इज 4। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ J इज स्टिल J। स्मॉलेस्ट फैक्टर और इफ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ J इज स्टिल J, रिप्लेस स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ J बाय I। तो इसको हम 2 से रिप्लेस कर देंगे।
फिर j प्लस आई, मतलब यहाँ पे अगेन इस पे 6 इंडेक्स पे 6 ही वैल्यू है तो इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे, फिर 8 पे और फिर 10 पे। इसका मतलब जहां जहां पे 2 हमने लिखा है दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर। अब i की वैल्यू 3 होगी। इफ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ i इक्वल्स टू i, यस दैट मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर। सही बात है, 3 प्राइम नंबर है। अब कहां से हम स्टार्ट करेंगे, आई स्क्वायर से j की वैल्यू, मतलब सीधा 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, j इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब 9। इफ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ j इक्वल टू j, अभी भी 9 में 9 ही स्टोर्ड है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ j इज इक्वल टू i। अब आप देख लो सभी में उसके स्मॉलेस्ट फैक्टर स्टोर हो गए, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 2, 5 के लिए 5, 6 के लिए 2, 7 के लिए 7, 8 के लिए 2, 9 के लिए 3, 10 के लिए 2। तो सभी इंडेक्स पे उनके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर स्टोर हो गए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब यहाँ पे हमने 2i नहीं लिया, आई स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि 2i से लेके आई स्क्वायर तक जो भी i के मल्टीपल्स है उनके फैक्टर पहले ही कवर हो चुके होंगे, 2 से लेके i-1 तक। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये होता है n log n। ठीक है, अगेन डिटेल में नहीं जा रहे सॉरी। सो हमें सभी इंडेक्स के लिए उनका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे इनपुट में a और b मिला, सो p1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ a, p2 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ b। अगर p1 नॉट इक्वल टू p2 है तो नो प्रिंट कर दो, क्योंकि प्राइम फैक्टर सब a और b में सारे सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर भी सेम होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो नो प्रिंट कर दो। अगर सेम है तो अब आप समझो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी प्राइम फैक्टर्स है वो सेम होने चाहिए और उनकी पावर का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर a जो है वो p1 की पावर q1, p2 की पावर q2 है और b है वो p1 की पावर q3 और p2 की पावर q4 है, तो q1 बाई q3 जो है वो सेम होना चाहिए q2 बाई q4 से, और ऐसा सभी प्राइम फैक्टर्स के लिए होना चाहिए, तभी हम एलसीएम लेके कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब एक बात समझो, यहां पे हम सभी प्राइम फैक्टर्स का रेशियो निकाल के सभी सेम है कि नहीं ये करने जाएंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सिट दे सकता है। उससे एफिशिएंट मेथड क्या हो सकता है, Q1 और Q3 हमारे पास है, हम क्या चाहते हैं कि बाकी सबका भी रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की पावर x और b की पावर y वाला। वो कैसे निकालेंगे, अगर Q1 और Q3 को मुझे सेम करना है तो फाइनली a की पावर x और b की पावर y में p1 का पावर क्या होना चाहिए, LCM ऑफ Q1 एंड Q3। फॉर एग्जाम्पल, अगर p1 की पावर q1 है 2 की पावर 4 और p1 की पावर q3 है 2 की पावर 6, तो फाइनली दोनों में अगर मुझे सेम करना है तो ऑप्शन क्या हो सकता है, 4 और 6 का LCM ले लो। तो फाइनली मैं चाहूंगा कि 2 की पावर 12 जो है वो a की पावर x और b की पावर y में हो, मतलब कि x जो है वो मैं 3 ले लूंगा और y जो है वो 2 ले लूंगा, तो दोनों में 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक प्राइम फैक्टर के लिए x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर a की पावर x ले लेते हैं, b की पावर y ले लेते हैं। अगर हमें a की पावर x और b की पावर y सेम मिला, इसका मतलब सभी के रेशियो सेम होंगे, तभी वो a की पावर x इक्वल टू b की पावर y हुआ। अगर वो सेम नहीं हुए, इसका मतलब या तो कुछ प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट होंगे अदर देन स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, या तो फिर वो रेशियो सेम नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, मुझे Q1 और Q3 जो है उनका क्या चाहिए, LCM चाहिए। एक काम करो, P1 A में कितनी बार आ रहा है उसको मैं Q1 बोलता हूं, सो Q1 इज इक्वल टू पावर ऑफ P1 इन A। ठीक है, या तो कैपिटल A लिख लो। Q2 इज इक्वल टू पावर इन B ऑफ P2। ठीक है, जबकि P1 और P2 सेम ही है, अगर नहीं होंगे तो नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब ये पावर फंक्शन काफी इजी है,
जब तक a को मैं p1 से डिवाइड कर सकता हूं तब तक मैं करता जाऊंगा और एक काउंटर रखूंगा। ठीक है, काफी सिंपल है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप कोड देखोगे कमेंट्स में प्रोवाइड किया, समझ में आ जाएगा। अब मुझे इनका एलसीएम चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, x will be equal to LCM of Q1, Q2 upon Q1. Y would be equal to LCM of Q1, Q2 upon Q2. इससे क्या होगा, Q1 है वो पावर है, so Q1 into X is equal to LCM, Q2 into Y is equal to LCM, मतलब कि P1 की पावर A और B में सेम हो जाएगी। तो ये x और ये y मुझे यूज करना है। LCM कैसे मिलेगा, LCM ऑफ Q1, Q2 would be equal to Q1 into Q2 upon GCD of Q1, Q2। GCD में हम यूक्लिड्स GCD एल्गोरिथम लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे a की पावर x और b की पावर y निकालना है। सिंपल, a1 और b1 ले लो, दो वेरिएबल्स जिनको इनिशियलाइज कर दो 1 से। अब a1 में a को x टाइम्स मल्टीप्लाई करो फॉर i इक्वल टू 1 to x, a1 इक्वल टू a1 इंटू a। तो a1 में मुझे क्या मिलेगा, a की पावर x। सिमिलरली फॉर i इक्वल टू 1 to y, b1 इक्वल्स टू b1 इंटू b। b1 में मुझे क्या मिलेगा, b की पावर y। अगर a1 और b1 सेम है, इसका मतलब बाकी प्राइम फैक्टर्स भी सेम है और उनका रेशियो भी q1 अपॉन q2 ही है, तभी तो a की पावर x और b की पावर y सब में सेम हो गया, तभी उनका LCM सेम रहा होगा। अगर नहीं होता तो या तो प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट है या सभी प्राइम फैक्टर्स का रेशियो सेम नहीं है, हम नो प्रिंट कर देंगे। अगर a1 और b1 सेम है तो यस प्रिंट कर देंगे। ना वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये करोगे तो 2-3 टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज हो सकता है कि a1 और b1 हमारी जो लॉन्ग इंटीजर अगर हम लेते हैं तो उसमें स्टोर ही ना हो, क्योंकि a1 इज a की पावर x एंड b1 इज b की पावर y। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम हर एक बार मल्टीप्लाई करने पे मॉड्यूलो मॉड लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ओवरफ्लो हो जाए और हमें गार्बेज वैल्यू मिले। अगर ये दोनों सेम होंगे, a की पावर x और b की पावर y, तो उन पे मोड लेने पे भी वो सेम ही रहेंगे। बट बिकॉज a की पावर x और b की पावर y इतने बड़े इंटीजर्स हो सकते हैं कि हम हमारे रेंज में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम हर बार मोड लेंगे। हम मोड में वैल्यू क्या लेंगे, 10 की पावर 9 प्लस 7। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और प्राइम भी है। ठीक है, इसमें हम अगेन डिटेल्स पे नहीं जा रहे, ये ले लेंगे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर a1 इक्वल टू b1 आ गया तो यस प्रिंट कर दो, एल्स नो प्रिंट कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ, सबसे पहले ये n log n। ठीक है, फिर सभी टेस्ट केस के लिए ये इतना कैलकुलेट हो गया n log n में, ये एक ही स्टेप में मिल जाएगा P1 और P2। Q1 और Q2 ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वुड बी log ऑफ a बेस P1, हैंडफुल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अगेन Q2, फिर x और y LCM निकालना है, उसमें GCD फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, अगेन वेरी हैंडफुल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, 20, 25, 30 मैक्सिमम, ये भी एक तरह से कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। फिर x और y पे लूप लगाना है। अब x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी बहुत छोटी होगी, क्योंकि a और b की वैल्यू 10 की पावर 6 तक है और ये जो है Q1 Q2 ये उनके प्राइम फैक्टर्स का पावर है, सो इट वुड बी वेरी स्मॉल, तो उनका LCM भी इतना बड़ा नहीं होगा। अगेन वी कैन से इन कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो अल्टीमेटली एज कंपेयर्ड टू दिस ये सब कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 6। ठीक है, सो दिस वुड बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया है। थोड़ा लंबा वीडियो था, अगर कहीं डाउट हुआ है वापस एक बार रिपीट करिए, क्लियर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।